दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में खरीदारी दिख रही है और देख सकते हो कि स्टॉक निचले लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो का अलग से आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और रिलायंस रिटेल का, जियो टेलीकॉम और रिटेल दोनों के ही आईपीओ आएंगे। इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी रिलायंस ने कर ली है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जियो फाइनेंशियल इस समय फंडामेंटली कितनी अच्छी लग रही है कंपनी, क्या अब इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। जियो फाइनेंशियल जिसमें भी करेक्शन पूरा हो चुका है, ऐसे में क्या आने वाले इसमें एक शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 323 पर, कल की क्लोजिंग 321 के आसपास थी। इंट्राडे में 322 का लो भी बना, यानी स्टॉक में बिल्कुल देख सकते हो गिरावट नहीं हुई और जो निचला लेवल था वो भी कल से ऊपर ही है। फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनी तो 327 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया और इस समय स्टॉक बिल्कुल अपने ऊपरी प्राइस पर ही है, 327 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.74% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 अक्टूबर को स्टॉक 311 के आसपास आ गया था, तो बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद स्टॉक ने फिर एक बाउंस बैक दिया और रिकवरी अच्छी रही। 2 दिन फिर इसमें तेज़ी बनी 28 और 29 अक्टूबर को, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 326 के आसपास आ गया। और फिर आप देखें एक दिन की गिरावट हुई 30 अक्टूबर को, स्टॉक फिर से 319 के आसपास है। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिन फिर तेज़ी बनी, स्टॉक फिर से 326 के आसपास आए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 4 नवंबर को स्टॉक गिर के फिर से 319 के आसपास आए। उसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर से उसी रेंज में आ गया है। यानी आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल इसका सपोर्ट देखें तो आपको 319 के आसपास दिखाई देगा और इस समय रेजिस्टेंस 326 का है, जिसको इस समय पार किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी के लेवल आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब एक नई रेंज में जाने की संभावना दिख रही है इस समय। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो का आईपीओ लाने की तैयारी मुकेश अंबानी ने कर लिया। करीब $6 बिलियन से ज़्यादा का आईपीओ हो सकता है और 2025 की दूसरी या तीसरी तिमाही में इसकी लिस्टिंग की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि करीब $6.25 बिलियन का, यानी करीब 50,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। यानी इंडिया के बाज़ार में सबसे बड़ा आईपीओ, हुंडई का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी रिलायंस ने कर ली है। और अभी फ़िलहाल आप देखें तो रिलायंस जियो और उसके बाद में रिलायंस रिटेल दोनों के ही आईपीओ अलग अलग आएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारा विदेशी निवेशकों ने इनमें निवेश किया हुआ है, वो भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे कुछ देना चाहेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आईपीओ लाने की इनको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस समय देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ भारतीय एयरटेल के बाजार मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए तय किया जा रहा है। निवेश बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि अगले साल आईपीओ के समय रिलायंस जियो का मूल्यांकन एयरटेल से अधिक रहेगा, क्योंकि जियो के पास ज़्यादा ग्राहक का बेस है एयरटेल के मुकाबले। कुछ अन्य मापदंडों में एबिटाडा में भी जियो आगे है। हाल में ही एयरटेल ने $100 बिलियन यानी करीब 8.2 लाख करोड़ रुपए के बाजार के मूल्यांकन के आंकड़े को छू लिया है। इस समय करंट लेवल पे रिलायंस जियो के पास करीब 480 मिलियन मोबाइल ग्राहक है, जबकि एयरटेल के पास ये 400 मिलियन से कम है। हालांकि प्रति यूजर औसत मासिक आय के मामले में एयरटेल आगे है, जहां पर एयरटेल का ARPU 211 रुपये जबकि जियो का 194 रुपीज़ है। तो अनुमान के मुताबिक जियो का मूल्यांकन $125 बिलियन के आसपास यानी 10 लाख करोड़ का हो सकता है, जिसमें $6.25 बिलियन करीब यानी 50,000 करोड़ के आसपास आईपीओ के आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो सेबी के रूल्स के मुताबिक आईपीओ में प्रमोटर को कम से कम 5% की हिस्सेदारी रखनी होती है और जियो का आईपीओ इसी सीमा में रहने की संभावना बन रही है। साथ में रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी है, बहुत जल्द आने की उम्मीद है और इसका भी 125 बिलियन से लेकर $150 बिलियन के आसपास आईपीओ रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि आईपीओ पूरी तरह से सक्सेस हो और इसके लिए समय देखा जा रहा है कब ये सब्सक्राइब, जैसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो तो सही समय का आकलन करने के बाद में ही आईपीओ लाया जाएगा।
वैसे तो मुकेश अंबानी ने 2019 में कह दिया था कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ आने वाले 5 सालों में आएंगे, लेकिन कोविड की वजह से ये इसमें देरी हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे आईपीओ की संभावना बनने लगी है। वैसे जेफरीज ने जुलाई में जियो के आईपीओ का मूल्यांकन 112 बिलियन डॉलर के आसपास लगा है और रिलायंस का लक्ष्य है कि भारत में हुंडई इंडिया के 3.3 बिलियन डॉलर के आईपीओ के रिकॉर्ड को पार करना है। तो बहुत बड़ा ये आईपीओ होने जा रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या संभावना बनेगी। लेकिन अब जियो फाइनेंशियल सर्विस के बाद 2 आईपीओ और आने की तैयारी हो चुकी है। वैसे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। देखो कि Q2 में कंपनी का जो टोटल अगर आप देखें प्रॉफिट, उसमें 3% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 689.07 करोड़ को पार कर गया है। वही ऑपरेशन देखिए, इसमें कंपनी का अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो उसमें भी 14% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 693.50 करोड़ के पार पहुंच गया है। जियो फाइनेंशियल ने फाइनेंशियल 2024-25 की पहली तिमाही में 13 करोड़ रुपए के नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है। जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए, जिसके माध्यम से बहुत सारी सेवाएं शुरू करने जा रही है कंपनी ब्रोकिंग बिजनेस एंट्री करने जा रही है और इसके लिए आप देखें तो ब्लैक रॉक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सरकार की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है। तो आप देख सकते हो कि नई ऐप भी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। तो अब ये देख सकते हो कि सरकार की तरफ से मंजूरी के बाद होम लोन सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी है और साथ में लीज का बिजनेस, जो इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा आगे जाके भी। ऐसे में एक अच्छा मौका है दाव लगाने का। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखें तो इस समय मार्केट कैप कंपनी का 2,07,212.36 करोड़ के आसपास है। की संख्या देखें तो 635.33 करोड़ है। इसका पीवी देखें तो 8.35 का और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 638.06 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 47.12% की है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 1,432.69 करोड़ है। इसका आरओसी 2.16% है और यहाँ पे अगर हम इसके पी की बात करें तो 394.81 का है। इसका पी रेशियो ज़्यादा है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, यही इसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, बुक वैल्यू इसकी 39.06 की है और नेट प्रॉफिट इसका 382.47 करोड़ के आसपास बताया। ईपीएस इसका टीटीएम में 0.83 रुपीज़ है और आरओसी इसका 1.82% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 1123.90% के आसपास है। उस हिसाब से देखो फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है। अब एक बार हम इसके SWOT को भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ आपको टोटल 11 पॉइंट दिखा देगा, जो पलड़ा भारी दिख रहा है कि स्ट्रेंथ का पॉजिटिव पॉइंट 11 है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर 10 है। दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो 21 पॉइंट स्टॉक के फेवर में यानी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अंदर वीकनेस अगर आप देखेंगे तो 3 वीकनेस है और इसके अंदर 4 थ्रेड्स भी है। इसका मतलब जो कमज़ोर कड़ी है इसके 7 पॉइंट की है, तो 7 के सामने 21, ये पलड़ा आप क्लियरली देख सकते हो कि भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है और इसीलिए फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, आने वाले समय बेहतर कर सकती है और आने वाले समय जो आईपीओ आएंगे वो भी कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।